हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम मशीन लर्निंग टेक्निक्स के यूनिट नंबर 1 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं, जो कि AKTU सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम AKTU PYQs को भी कवर अप करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूनिट नंबर 1 का डिटेल सिलेबस। इसमें हम फर्स्टली कवर करेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है, देन वी विल सी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें हम सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग कवर करेंगे। उसके बाद हम वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम समझेंगे, डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। देन हम हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग अप्रोचेस करेंगे। देन वी विल सी इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि मशीन लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें कि तो मशीन लर्निंग जो होता है वो दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि लर्निंग प्रोसेस, दूसरा होता है मशीन लर्निंग में डिसीजन मेकिंग। तो लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक लर्निंग एनवायरनमेंट में डालते हैं और हमारा कंप्यूटर चीज़ें पैटर्न्स को लर्न करता है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर कैपेबल हो जाता है इन फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समझे एक कंडीशन लें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करे, स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल को क्या करे, क्लासीफाई कर दे। हम कंप्यूटर सिस्टम को और अपने मशीन को ईमेल दे और हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें बता पाए कि आइडेंटिफाई कर ले ये ईमेल स्पैम है और ये ईमेल जो है वो नॉट स्पैम है। तो इसके लिए हमारा कंप्यूटर ये ऑटोमेटिकली तो करेगा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग का हेल्प लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले हम लर्निंग प्रोसेस में अपने मशीन को डालेंगे। जब हम और लर्निंग प्रोसेस में कैसे डालेंगे, हम थाउजेंड्स ऑफ ईमेल, स्पैम ईमेल, नॉट स्पैम ईमेल फीड कराएंगे अपने कंप्यूटर में, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम लर्न करेगा, पैटर्न एक्सट्रैक्ट करेगा। जब हमारा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कंप्यूटर, हमारा मशीन कैपेबल हो जाएगा डिसीजन करने के लिए। देन हम टेस्ट करेंगे। जब हम न्यू ईमेल देंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, हमारा जो मशीन है वो कैपेबल होगा क्लासीफाई करने के लिए कि येस दिस ईमेल इज़ अ स्पैम ईमेल और अ नॉट स्पैम ईमेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मशीन लर्निंग बेसिकली वर्क करता है ओवरऑल। अब हम अपने डेफिनेशन को करते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that involves training computer system to learn from data and improve their performance on a specific task without being explicitly programmed। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। मशीन लर्निंग क्या होता है? सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है कि लर्न कर सके डेटा से और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क पे बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। ये जो एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अगर कोई भी टास्क करवाना है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो क्या होगा कि अगर उसमें इनपुट में वेरिएशन हो रहा है तो उसके साथ साथ अगर हमें प्रोग्रामिंग करने पड़े हर एक आउटपुट के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। इसके लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा यूट्यूब है या फिर जो हमारा नेटफ्लिक्स है, ये किस तरह से वर्क करता है। अगर हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट टाइम अपने यूट्यूब को लॉगिन करते हैं या नेटफ्लिक्स को लॉगिन करते हैं और उसमें जो भी कंटेंट हम क्या कहते हैं वॉच करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मशीन लर्निंग का कोई टॉपिक है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, ये यूट्यूब पर सर्च किए फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करके। ठीक है, तो जब हम सेकेंड टाइम यूट्यूब पर विज़िट करेंगे तो हमें यूट्यूब जो है मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही टॉपिक को सजेस्ट करेगा। तो ये किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, इसके पीछे भी मशीन लर्निंग वर्क करता है। मशीन लर्निंग क्यों वर्क करता है? क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र एट अ टाइम यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, तो उनके हिस्ट्री के बेसिस पे वीडियोस जो हैं सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं उन वीडियोस को उनको सजेस्ट किया जा रहा है। तो अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स के लिए हमें मिलियंस ऑफ टीम्स बनाना पड़ेगा जो कि उन यूज़र की हिस्ट्री को वॉच करे, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोग्रामिंग करें, तब जा कर के अपडेट होगी चीज़ें। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, टाइम कंज्यूमिंग और इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग एंड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो
यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है वो फेल कर जाती है, और जहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं वर्क करता है वहाँ हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। अब हम देखते हैं कि गोल ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है। द गोल ऑफ मशीन लर्निंग इज़ टू इनेबल कंप्यूटर्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा एंड पैटर्न्स, जो कि उस डेटा से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मशीन लर्निंग का गोल ये है कि हम कंप्यूटर को इनेबल कर सकें कि वो डेटा में से पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कर सके और उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में बेसिकली केवल 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक होता है लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम मशीन को कुछ सिखाते हैं और उसके बाद हमारा मशीन उसके बिहाफ पे डिसीजन ले पाता है। तो इस तरह से हमारा जो मशीन लर्निंग है वो वर्क करता है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है और मशीन लर्निंग है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, इसमें हम एज ए इनपुट डेटा को देते हैं और प्रोग्राम को देते हैं। दीज आर इनपुट्स एंड हमें क्या होता है, एक रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होकर के मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स लिखे होंगे इवन एंड ऑड जो है नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉजिक बेसिकली लिख देते थे कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ इवन, एज इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ ऑड। तो अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है, यूज़र इनपुट डालेगा एंड नंबर कोई भी अगर वो इन लॉजिक इन सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स पे वर्क कर रहा है, अगर डिवाइड हो जा रहा है 2 से तो उस हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा यहाँ इवन। अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है 2 से तो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हो जाएगा क्या, ऑड। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्क करता है सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स पे, जो कि हमारा प्रोग्रामर ने लॉजिक लिखा है केवल उतने पे ही ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग वर्क करता है। लेकिन मशीन लर्निंग की जो वर्किंग होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मशीन लर्निंग में बेसिकली हमें डेटा को इनपुट देते हैं, साथ साथ आउटपुट जो है डेटा का उसको भी इनपुट कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम लॉजिक या मॉडल जो होता है वो डेवलप होकर के मिलता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करके समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करेगा, अपना नोट्स लेगा, नोट्स में टॉपिक्स पढ़ेगा प्लस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेगा, प्लस टॉपिक में एक्सप्लेनेशन को भी स्टडी करेगा वो जो स्टूडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मशीन लर्निंग पढ़ रहा है तो मशीन लर्निंग टॉपिक है, उसके नोट्स में मशीन लर्निंग का वो डेफिनीशन भी पढ़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करेगा एग्ज़ाम का, और उसमें क्या करेगा, वो अपने ब्रेन को जो है वो ट्रेन करेगा। ठीक है, उसका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है लॉजिक डेवलप उसके ब्रेन में हो रहा है। तो ये जो है इतनी पार्ट जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके, अब जब स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम वाला डे आ जाता है, वहाँ स्टूडेंट की क्या होती है, टेस्टिंग होती है। उसमें क्या होगा, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट को आता होगा वो अटैम्प्ट करेगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता होगा उसको भी वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा समहाउ। ओके, तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट का वर्किंग हो रहा है। तो सिमिलर वे में मशीन लर्निंग को लर्न कराने के लिए हम डेटा देते हैं, डेटा के साथ साथ आउटपुट भी देते हैं, उसका आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मशीन है उसमें लॉजिक डेवलप होता है, वो प्रोग्राम्ड हो जाता है, एक मॉडल डेवलप होता है। तो ये मशीन का ट्रेनिंग का हिस्सा है इतना सारा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मशीन है उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, मशीन की टेस्टिंग होती है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट है इसमें हम न्यू डेटा प्रोवाइड करते हैं, न्यू डेटा पे टेस्ट करते हैं अपने मशीन को। तो क्या होता है ना, आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं। तो 2 तरह का आउटपुट होता है। पहले तो एक आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो तो हमें डिराइव्ड आउटपुट है, ठीक है, और एक होता है आइडियल आउटपुट। अब डिराइव्ड आउटपुट और आइडियल आउटपुट, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिराइव्ड और आइडियल आउटपुट में, उतना ज़्यादा हमारा जो मॉडल है उसमें एरर मार्जिन होगा। लेकिन हमारा जो मशीन लर्निंग है इसका मेन जो गोल होता है, मेन एम होता है, वो क्या होता है कि एरर मार्जिन को रिड्यूस किया जाए, तब वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल को एक्यूरेट या फिर इफ़ेक्टिव कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग वर्क करते हैं।
ये रहा हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है वो सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स पे बेस्ड होता है, वेयर एज मशीन लर्निंग डेटा एंड पैटर्न्स पे बेस्ड होता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम डेटा प्लस प्रोग्राम एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, बट मशीन लर्निंग में इनपुट्स में डेटा एंड करेक्ट आउटपुट होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रिक्वायर्ड आउटपुट, वेयर एज मशीन लर्निंग जो होता है वो एक मॉडल प्रोड्यूस करता है जो कि इन फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकता है। हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है वो ऑटोमेटिकली लर्न नहीं कर सकता, लेकिन जो मशीन लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है विद मोर डेटा पे अपने परफॉर्मेंस को। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हमें क्या होता है कि मैनुअल कोड अपडेट करते हैं। अगर हम इवन ऑड फाइंड करने का जो लॉजिक है वो रॉन्ग लिख दिए हैं तो ये मैनुअली बाय प्रोग्रामर अपडेट होता है, मैनुअली बाय प्रोग्रामर अपडेट किया जाता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, विद मोर डेटा हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 प्रिंट इवन एंड द रूल मस्ट बी रिटन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर और द कोडर। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, इफ़ यू प्रोवाइड मैनी एग्जाम्पल ऑफ स्पैम एंड नॉन स्पैम ईमेल्स द सिस्टम लर्न्स पैटर्न एंड कैन क्लासीफाई इटसेल्फ इन फ्यूचर, जब हम टेस्ट करेंगे उसको तो। ठीक है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मशीन प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। अब ये रहा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस। आर्टिफिशियल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बीच में जो डिफरेंस है ये हमारे AKTU 2023 एंड 24 के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक ब्रॉडर फील्ड है और मशीन लर्निंग जो है ये क्या है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम क्या है कि मशीन थिंक कर सके और ऐड कर सके ह्यूमंस को, इस तरह का मशीन डेवलप करना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। वेयर एज मशीन लर्निंग क्या करता है, इट अलाउ मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली। Artificial intelligence include reasoning, problem solving, planning and understanding languages. These are the tasks which are included in the category of artificial intelligence. लेकिन machine learning focus करता है mainly predictions और pattern recognition पे। Artificial intelligence का example है virtual assistant, self driving cars और machine learning के example है spam detection, recommendation system, image classification। ये सारी चीज़ें जो हैं वो machine learning की category में आते हैं। Okay? लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, बेसिकली लर्निंग को जो हमने मशीन लर्निंग में लर्निंग प्रोसेस समझा था, लर्निंग प्रोसेस एंड दिस लर्निंग कॉन्सेप्ट बोथ आर एग्जैक्टली सेम। लर्निंग भी AKTU एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट भी, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ध्यान से समझना है। ओके, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और प्रैक्टिस। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स को एक्वायर करते हैं, कुछ बिहेवियर सीखते हैं। किस तरह से, या तो हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, स्टडी से और प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीखेंगे। अगर मैं बेसिक एग्जाम्पल से मशीन लर्निंग के अलावा हम डेली एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि लर्निंग क्या होता है, तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई चाइल्ड फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो क्या करेगा, अगर वो फर्स्ट टाइम साइकिल चला रहा है तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, शुरू में वो गिरेगा, लेकिन विद प्रैक्टिस वो जो चाइल्ड है वो बैलेंस बनाना सीख जाएगा एंड वो साइकिल को राइड करने उसको आ जाएगा उस चाइल्ड को। सिमिलरली अगर कोई चाइल्ड जो है फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीख रहा है तो वो फर्स्ट टाइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा वर्ड्स को, धीरे धीरे करके विद प्रैक्टिस विद टाइम उस चाइल्ड को उस लैंग्वेज में कमांड आएगी और वो लैंग्वेज उसको आ जाएगा। सिमिलरली इन मशीन लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एन एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग में भी लर्निंग का मतलब होता है कि एल्गोरिदम को चीज़ों को सिखाना, जिससे क्या करे वो पैटर्न्स को डेटा में से रिकॉग्नाइज कर पाए और इन फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर पाए बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स। तो ये होती है हमारी लर्निंग, जो कि हमने फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ट्रेन अ मॉडल विद मैनी ईमेल्स लेबल्ड एज spam or non-spam, the system learns pattern and can करेक्टली क्लासीफाई न्यू ईमेल्स। इस एग्जांपल को हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर हम अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर हमारा जो ML मॉडल है, ठीक है, उसको हम क्या करें, ट्रेन करें इनपुट्स क्या दे करके, स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल दे करके, ठीक है, ट्रेन करें, तो इन फ्यूचर हमारा जो आउटपुट है उस पर न्यू ईमेल्स अगर हम टेस्ट करेंगे न्यू ईमेल्स के साथ,
तो हमारा जो ML मॉडल है वो हमें करेक्ट आउटपुट दे पाएगा और वो क्लासीफाई कर पाएगा येस नो दिस ईमेल इज़ अ स्पैम और नॉट स्पैम, इस तरह से कैटेगरी वाइज। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर आता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो हमारा टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये AKTU में लास्ट 4 ईयर्स से हर साल आता है क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है, वो चाहे सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच में डिफरेंस लिखने को आ जाए, या तो किसी एक सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, सेपरेटली आ जाए, लेकिन इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहते ही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो हमारा यूनिट नंबर 1 है ये एक इंट्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें कि जो टॉपिक्स हैं वो फर्दर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में उसके डिटेल्ड उन्हीं टॉपिक्स पे जो हम मशीन लर्निंग अप्रोचेस पढ़ेंगे तो उनका डिटेल्ड कवर करा गया है, डिटेलिंग में और सारे एल्गोरिथम बता करके। तो ये यूनिट नंबर 1 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तो सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदर यूनिट में भी क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। और फ़िलहाल के लिए तो हमारा जो मशीन लर्निंग का टाइप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो एक तरह का मशीन लर्निंग है, जहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज ट्रेंड ऑन अ लेबल डेटा सेट। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है वो लेबल डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं। लेबल डेटा सेट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को लर्निंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, तो उसमें हम इनपुट देंगे तो साथ साथ करेक्ट आउटपुट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम अपने ML मॉडल को कैट डॉग क्लासिफिकेशन पे ट्रेन कर रहे हैं, तो अगर हम कैट का इमेज देंगे, ठीक है, तो उसके साथ लेबलिंग भी होगी, कैट की इमेज है ये। अगर हम एक डॉग का इमेज देंगे तो उसके साथ लेबलिंग भी होगी कि दिस इमेज इज़ ऑफ डॉग। इस तरह से हमारा जो ML मॉडल है ये ट्रेन होगा। जब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम टेस्ट करेंगे अपने ML मॉडल को न्यू इमेज दे करके, न्यू इमेज ऑफ कैट दे करके हम उसे ट्रेन करेंगे। तो हमारा जो मॉडल है ये आउटपुट क्या देगा, दिस इज़ कैट। तो बेसिकली लेबल डेटा सेट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को लर्निंग प्रोसेस में डाल रहे हैं तो वहाँ पर हम इनपुट के साथ साथ करेक्ट आउटपुट भी दें। हम इमेज दे रहे हैं कैट का तो उसके साथ बताएं कि दिस इज़ कैट, ये कैट है, ठीक है। द डेटा सेट कंटेन्स इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट डेटा। ओके, हम मशीन लर्निंग में जो है टेक्निकल टर्म्स में इनपुट को फीचर और प्रिडिक्टर बोलते हैं, और क्या कहते हैं, करेक्ट आउटपुट को लेबल एंड टारगेट वेरिएबल बोलते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग इट कैन प्रिडिक्ट आउटपुट फॉर न्यू इनपुट डेटा। जब हमारा ट्रेनिंग जो है मॉडल का कंप्लीट हो जाए तो जब हम न्यू इनपुट डेटा दें तो उस पर क्या करेगा, वो आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है। सुपरवाइज लर्निंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इट इज़ लाइक हैविंग अ टीचर और अ गाइड हु हेल्प्स यू टू लर्न। सुपरवाइज लर्निंग एक टीचर और गाइड की तरह होता है जो कि हमें जो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको लर्न करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जैसे कि टीचर है, अगर स्टूडेंट को समेशन सिखा रहा है तो क्या बताएगा, 2 + 2 = 4। सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराएगा समेशन वाइज। तो जब टीचर जो है वो टेस्ट लेगा, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछता है 2 + 5, तो स्टूडेंट कैपेबल है आंसर करने के लिए समेशन के बेसिस पे कि ये 7 होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है सेवरल क्वेश्चन ऑफ एडिशन प्रैक्टिस करके रखा है जो कि टीचर ने सिखाया है स्टूडेंट को। उसी तरह से ML मॉडल भी वर्क करता है कि हम अगर कैट की इमेज दे रहे हैं तो कैट को अपने ML मॉडल को बता रहे हैं कि दिस इमेज इज़ ऑफ कैट एंड दिस इमेज इज़ अ डॉग, यानी कि हम इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली सुपरविज़न की तरह होता है। सो लेट्स मूव फर्दर। ये रहा हमारा सुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जाम्पल। इसको हम समझते हैं कि कैसे सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली वर्क करता है। इसमें क्या है कि दिस इज़ आवर ML मॉडल, ये हमारा ML मॉडल मशीन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेबल डेटा दे रहे हैं, यानी कि सेवरल हमने
शेप्स को रखे हैं, ज्योमेट्री शेप्स को रखे हैं, जिसमें हमारे रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल सारे शेप्स अवेलेबल हैं और इनको हम लेबलिंग दे दिए हैं कि अगर ये शेप है तो ये रेक्टेंगल का शेप है, ये सर्कल का शेप है, ये ट्रायंगल का शेप है, ये हेक्सागन का शेप है। तो ये सारा हम लेबलिंग करती हैं उसके। इस तरह से लर्निंग प्रोसेस में हम अपने कंप्यूटर सिस्टम एमएल मॉडल को लर्न करा रहे हैं। जब हमारा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे न्यू डेटा पे, नए शेप्स को प्रोवाइड करके हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम ये जो टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा एमएल मॉडल जो है वो कैपेबल है प्रेडिक्शंस करने के लिए। वो बता पाएगा कि ये शेप जो है ट्रायंगल है और ये शेप जो है सर्कल है। इस तरह से हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क करता है। मतलब हम इनपुट डेटा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ करेक्ट आउटपुट भी प्रोवाइड करेंगे। शेप दिखा रहे हैं कि दिस इज़ अ शेप, तो ये शेप को हम सर्कल बोलते हैं। इस तरह से हम एमएल मॉडल को ट्रेनिंग कराएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सुपरवाइज लर्निंग के एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, साइज़ जो दे रहे हैं अपने मॉडल को, इनपुट में हम साइज़ ऑफ हाउस दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर पाएगा प्राइस ऑफ द हाउस। इसमें भी वही काम हो रहा है कि हमारा जो एमएल मॉडल है, एमएल मॉडल को हमने क्या करा है, लर्निंग प्रोसेस में ट्रेन किया है, वेरियस रेंज ऑफ साइज़ ऑफ हाउस दिया है और उसके साथ बताया कि अगर इस साइज़ का हाउस है तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, उसकी प्राइसिंग पे हमने अपने एमएल मॉडल को लर्न करा है। तो जब हम टेस्ट करेंगे उसमें क्या करेंगे, अपने साइज़ ऑफ हाउस को एज अ इनपुट डालेंगे तो हमारा एमएल मॉडल जो है लर्निंग और पैटर्न जो सीख करके रखा है, प्रेडिक्ट करके रखा है, उस पर क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा उस हाउस का प्राइस क्या है। ठीक है, द मॉडल लर्न्स हाउ द साइज अफेक्ट प्राइस एंड कैन प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ अ न्यू हाउस। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग की बेसिकली दो और कैटेगरी होती है। एक होता है क्लासिफिकेशन एंड द अदर वन इज़ रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हमें जो आउटपुट मिलती है वो कैटेगरी होती है, यस, नो, स्पैम, नॉट स्पैम, मेल, फीमेल, रेड, ब्लू। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कलर वाइज डिटेक्ट करना है तो एक कैटेगरी वाइज आउटपुट जो होता है वो हमें क्लासिफिकेशन में मिलता है। वेयर एज जो हमारा रिग्रेशन एल्गोरिदम है, इसमें क्या होता है, जो आउटपुट मिलती है वो एक नंबर के फॉर्म में होती है, जैसे प्राइस, मार्क्स, टेम्परेचर, ये सब जो होते हैं रिग्रेशन के कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं हम क्या, एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एडवांटेज क्या होता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल कैन हैव हाई एक्यूरेसी। इनकी एक्यूरेसी रेट हाई होती है क्योंकि ये लेबल डेटा सेट पे ट्रेन हुए रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इज़ ऑफन इंटरप्रेटेबल। जो हमारा डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में वो इंटरप्रेटेबल होती हैं। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो है टाइम एंड रिसोर्सेज को सेव करता है अगर हमें किसी मॉडल को स्क्रैच से डेवलप करना है उस कैटेगरी में, उस सिचुएशन में। ओके, एंड दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इट हैज़ लिमिटेशन इन नोइंग पैटर्न एंड मे स्ट्रगल विद अनसीन और अनएक्सपेक्टेड पैटर्न दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ट्रेनिंग डेटा। अगर कुछ क्या कहते हैं पैटर्न्स जो है हमारे ट्रेनिंग डेटा में अवेलेबल नहीं है तो उनके साथ जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होती है उसको। इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली बिकॉज इट रिलाइज ओनली ऑन लेबल डेटा सेट। These are the applications of supervised machine learning. First one is image classification and the other one is speech recognition. हमारा supervised machine learning जो है वो spam email detection में भी यूज़ होता है, fraud detection में भी यूज़ होता है and weather forecasting में भी यूज़ होता है। हमारा जो सेकेंड टाइप का मशीन लर्निंग है वो है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक से, क्योंकि जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है अनसुपरवाइज, यानी यहाँ पे सुपरविज़न की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लेबल डेटा सेट का यूज़ करते थे, वहीं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, अनलेबल डेटा सेट का यूज़ करते हैं। अनलेबल डेटा सेट का मतलब ये होता है कि अगर हम इनपुट दे रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के टाइम तो उसके साथ उसका जो करेक्ट आउटपुट है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे हम मशीन मॉडल को अपने। ओके, It means in unsupervised machine learning, the machine is trained using unlabeled data set and the machine predict the output without any supervision. बिना किसी supervision की मशीन जो है वो आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाएगा और वो एक अनलेबल्ड डेटा सेट पर ट्रेनिंग किया जाता है। अनलेबल्ड डेटा सेट का मतलब ये होता है कि हम ट्रेनिंग के दौरान जो है मशीन को आउटपुट नहीं बताएंगे। हमारे जो मशीन है वो खुद से पैटर्न्स, रिलेशनशिप फाइंड करेगा डेटा में और उसके बाद उसका क्लस्टर बनाएगा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेसिस पे और क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा।
ओके, इसको हम इस तरह से एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारा क्या है ML मॉडल है, जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, ओके, इसको क्या कर रहे हैं हम, एप्पल की इमेजेस दे रहे हैं, ऑरेंज के इमेजेस दे रहे हैं और बनाना की इमेजेस दे रहे हैं। ओके, हम बस इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, एप्पल्स की इमेज, ऑरेंज की इमेज और बनाना की इमेज। हम उसके साथ लेबलिंग नहीं कर रहे हैं विद देयर नेम्स, लेबलिंग नहीं कर रहे हैं। दीज आर दी इमेजेस, हम इसको कंसीडर करें क्योंकि मैं ड्राइंग तो यहाँ पे अभी कर नहीं पाऊँगी। इसके बाद क्या होगा कि जब हम हमारा ML मॉडल है, इसमें शेप्स के अकॉर्डिंग पैटर्न्स एनालाइज करेगा और अलग अलग जो है वो क्लस्टर्स, ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा, सेग्रीगेट करने की कोशिश करेगा और एक क्लस्टर बनाएगा, दूसरा क्लस्टर C2 बनाएगा एंड तीसरा क्लस्टर क्या है, C3 बनाएगा। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल पहला जो क्लस्टर है उसके अंदर क्या करेगा, एप्पल को रख देगा, जितने एप्पल्स फ्रूट हैं, दूसरे क्लस्टर में ऑरेंज रख देगा और तीसरे क्लस्टर में जो हमारा इलोंगेटेड शेप बनाना है उसको रख देगा। ओके, इस तरह से हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके, खुद से एक्सप्लोर करके डेटा को और रिलेशनशिप्स को फाइंड करके क्लस्टर के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में सेग्रीगेट करके हमें आउटपुट देगा। तो इस तरह से अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क करता है। इसमें हम इनपुट देते हैं लेकिन उसके साथ करेक्ट आउटपुट नहीं बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान अपने ML मॉडल को। तो जब हम, और ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। ओके, हमारा जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है क्या, इट इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी विदाउट अ मैप और अ गाइड। ठीक है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन जो है नए सिटी को एक्सप्लोर करे बिना किसी गाइड के हेल्प के, बिना किसी मैप के हेल्प के, तो वो क्या करेगा, अलग अलग पाथ को, अलग अलग क्या कहते हैं, रोड्स को वो खुद से एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद अपने मैप क्रिएट करेगा, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्लस्टर्स फॉर्म करेगा कि इस एरिया में ये थिंग्स अवेलेबल थे। तो वैसे ही अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल जो है होता है, इसके पास मैप और क्या कहते हैं लेबलिंग डेटा की नहीं होती है, ये पैटर्न के हिसाब से क्लस्टर्स फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को हम एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। हमारे पास एक इनपुट रॉ डेटा होगा, ठीक है, जिसके पास जो है लेबलिंग नहीं होगी, ठीक है, और ये रहेगा हमारा ML मॉडल है, ठीक है, जो कि लर्न करेगा इस डेटा से, कैसे वो पैटर्न्स को एनालाइज करके इनका ग्रुप बनाएगा, सेग्रीगेट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास कैप्सिकम है, ब्रिंजल है, अनियन है, ये सारे क्या कहते हैं वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं और इनकी लेबलिंग नहीं हुई है। जब हमारा ML मॉडल है इस पर ट्रेनिंग होगा इन सारी डेटा पे, तो शेप्स के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग क्लस्टर्स में क्लासीफाई कर देगा। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। और ये जो सेग्रीगेशन करने का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। इसको हम क्लस्टरिंग कहते हैं। अलग अलग जो हमारे पास डेटा है, इनको अलग अलग क्लस्टर्स में, अलग अलग ग्रुप में फॉर्म करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। और इस तरह से हमारा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क करता है अनलेबल्ड डेटा सेट पे। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली दो टाइप में फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं, बिल्कुल जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करा है, ये पूरा का पूरा चीज़ें जो है क्लस्टरिंग में कॉपी हो जाती है। क्लस्टरिंग टेक्निक इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड इनहेरेंट ग्रुप फ्रॉम द डेटा. It is a way to group the object in a cluster such that the object with most similarities remain in one group and have fewer or no similarities with the object of the other group. क्लस्टरिंग एक टेक्निक होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो ये अनलेबल्ड डेटा सेट पे वर्क करेगा और इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट जो हैं जिनकी सिमिलैरिटी एक दूसरे से ज़्यादा है उनको एक ग्रुप में रखते हैं, जिनकी सिमिलैरिटीज़ उससे डिफरेंट है तो उसको हम दूसरे क्लस्टर ग्रुप में रखते हैं। इस तरह से ये क्लस्टरिंग काम करता है। बेसिकली जो क्लस्टरिंग होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मशीन को अनलेबल्ड डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं और फिर मशीन जो है वो सिमिलैरिटीज़ के बेस पे क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, ग्रुप फॉर्म करता है और इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। और इस प्रोसेस को, टोटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं।
सम पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आर गिवन बिलो, जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग होता है, मीन शिफ्ट एल्गोरिदम होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस होती है. दीज आर द पॉपुलर एल्गोरिदम इन द कैटेगरी ऑफ क्लस्टरिंग. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एसोसिएशन. एसोसिएशन इज रूल लर्निंग इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक. एसोसिएशन रूल लर्निंग जो है वो एक तरह का अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो अगेन क्या करेगा, अनलेबल्ड डेटा सेट पे ही वर्क करेगा, अनलेबल्ड डेटा सेट पे ही वर्क करेगा. ओके, इन विच फाइंड इंटरेस्टिंग रिलेशन अमंग वेरिएबल विद लार्ज डेटा सेट. एसोसिएशन रूल लर्निंग जो होता है वो इंटरेस्टिंग रिलेशंस फाइंड करता है वेरिएबल्स के बीच में लार्ज डेटा सेट में. ओके, द मेन एम ऑफ दिस लर्निंग एल्गोरिथम इज टू फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ वन डेटा आइटम on another data item and map those variable accordingly so that it can generate maximum profit. मेन एम जो है एसोसिएशन रूल लर्निंग एल्गोरिथम का, उसका क्या है कि जो हमारे डेटा आइटम्स अवेलेबल हैं लार्ज डेटा सेट में, उनमें डिपेंडेंसी फाइंड करता है और उनको क्या करता है, मैप करने की कोशिश करता है जिससे कि जनरेट कर सके, वो मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सके. एसोसिएशन रूल लर्निंग एल्गोरिथम जो है ये मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज़ होता है, वेब यूजेस माइनिंग में यूज़ होता है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में यूज़ होता है. ठीक है, अगर हम एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझें कि एसोसिएशन रूल लर्निंग बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, एक शॉपकीपर का सिनेरियो कंसीडर करते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो कस्टमर है शॉप पे जो विज़िट कर रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो ब्रेड परचेज़ करता है, ठीक, तो वो क्या परचेज़ करेगा, साथ में बटर भी परचेज़ करेगा. ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक लार्ज डेटा सेट है जिसमें ब्रेड एंड बटर आर टू वेरिएबल्स. ठीक है, टू वेरिएबल्स जो कि क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके बीच में रिलेशंस हैं कि अगर कोई कस्टमर ब्रेड परचेज़ करता है तो वो बटर भी परचेज़ करेगा. तो इनको हम मैप कर देते हैं एक दूसरे से ताकि जो है हमारा जो शॉपकीपर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाए. ठीक, वैसे ही अगर कोई कस्टमर है ब्रेड परचेज़ कर रहा है तो वो मिल्क भी परचेज़ करेगा. ठीक, तो ये भी सिमिलरली अगेन वेरिएबल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिनके बीच में रिलेशंस हैं. अगर हम इनको मैप कर दें तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है. अगेन हम अगर कोई अदर एग्जांपल कंसीडर करें स्टेशनरी शॉप का, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जा कर के नोटबुक ख़रीद रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो पेन भी परचेज़ कर सकता है, वो पेंसिल भी परचेज़ कर सकता है स्टूडेंट, वो कवर भी, बुक कवर भी परचेज़ कर सकता है, नेम स्लिप भी परचेज़ कर सकता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लार्ज डेटा सेट है, उनमें क्या है, सेवरल वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में रिलेशंस हैं, जिनके बीच में क्या है, रिलेशंस हैं. और अगर हम इन वेरिएबल्स को मैप कर दें अकॉर्डिंगली तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो सकता है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कोई प्रोडक्ट हम देख रहे हैं तो नीचे हमारे साथ लिख करके आता है कि द पर्सन हु बॉट दिस आर ऑल्सो बॉट दिस. ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये लाइन लिख करके आता है. ये भी क्या है, एसोसिएशन रूल लर्निंग का ही एग्जाम्पल है. सम पॉपुलर एल्गोरिथम ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग आर अ प्रायरी एल्गोरिथम, एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम एंड सो ऑन. तो ये जो है एसोसिएशन रूल लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम है. बेसिकली ये सारे एल्गोरिथम जो है हमारे मशीन लर्निंग के तो सिलेबस में नहीं हैं, अगर आगे होंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में कवर करेंगे. बाय द वे these algorithm will be studied in the subject named डेटा एनालिटिक्स. उसमें ये अपरारी एल्गोरिथम और एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम ये सारे दिए हुए हैं, तो वहाँ पे तो हम स्टडी करते हैं. अगर इस मशीन लर्निंग में भी होगा तो यहाँ पर भी हम इसको कवर अप करेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. ये रहा हमारा एसोसिएशन रूल लर्निंग का एग्जाम्पल. 93% ऑफ पीपल हु परचेज्ड आइटम ए आर ऑल्सो परचेज्ड आइटम बी. तो इसको आप देख सकते हैं. Advantages of unsupervised machine learning. It helps to discover hidden patterns and various relations between the data, क्योंकि यहाँ लेबलिंग नहीं होती है इस वजह से. Used for tasks such as customer segmentation, anomaly, error detection and data exploration. इन टास्क में unsupervised machine learning का यूज़ किया जाता है. It does not require label data and reduces the effort of data labeling. इसमें लेबल डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में. तो जो डेटा लेबलिंग का एफर्ट है, टाइम है, ये सारा जो है हमारा सेव हो जाता है. ओके,
अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. विदाउट यूजिंग लेबल्स इट मे बी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द क्वालिटी ऑफ मॉडल आउटपुट. बिना लेबल के मॉडल का जो हमारा आउटपुट है इसको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्लस्टर इंटरप्रिटेबिलिटी मे नॉट बी क्लियर एंड मे नॉट हैव मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस. क्लस्टर इंटरप्रिटेबिलिटी जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंगफुल नहीं निकल पाता. इट हैज़ अ टेक्निक सच एज ऑटो एनकोडर्स, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल फीचर फ्रॉम द रॉ डेटा. सम एप्लीकेशंस ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग देखते हैं. इसमें आता है सबसे पहले क्लस्टरिंग, देन अनोमली डिटेक्शन, उसके बाद डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. क्लस्टरिंग में क्या करते हैं, हम ग्रुप्स ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट को क्या करते हैं, क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं. अनोमली डिटेक्शन में हम एरर डिटेक्ट करते हैं, अनोमलीज डिटेक्ट करते हैं क्या कहते हैं डेटा में से. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 लाइन का क्या करते हैं कोड है, तो इसमें अगर एरर्स हैं तो जो हमारा प्रोग्रामर है वो मैनुअली खुद से डिटेक्ट कर सकता है. बट कंसीडर अ सिनेरियो, अगर हमारे पास 1 मिलियन लाइन का कोड है तो इसमें मैनुअली एरर डिटेक्ट करना बाय द प्रोग्रामर एक बहुत ही हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा. तो ये तो मैनुअली नहीं किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टाइप का मशीन लर्निंग है, वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, ये बेस्ड होता है ट्रायल एंड एरर पे. ठीक है. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, अ मॉडल इज ट्रेन टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल को डिसीजन प्रेडिक्शंस लेने के लिए ट्रेनिंग करा जाता है ट्रायल एंड एरर पे. ठीक है. मॉडल क्या करता है, इट टेक एक्शन एंड रिसीव फीडबैक ऑन दोज एक्शन. रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हमारा मॉडल होता है वो क्या करता है, एक्शंस लेता है और उन एक्शंस पे फीडबैक रिसीव करता है. इट रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर मेकिंग करेक्ट डिसीजन एंड पेनल्टीज फॉर मेकिंग ऑल दोज इनकरेक्ट डिसीजन. ठीक है. जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मॉडल है ये रिवॉर्ड्स इसको मिलता है सारे करेक्ट डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अगर कोई इनकरेक्ट डिसीजन लेता है तो उसमें इसको पेनल्टीज़ भी मिलती है. ठीक है. इट हेल्प्स टू लर्न हाउ टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर. ये जो हमारा रिवॉर्ड और पेनल्टी सिस्टम है ये मॉडल को हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, फ्यूचर में डिसीजन टेकिंग क्राइटेरिया को इम्प्रूव करने में, बेटर बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. कॉमनली यूज्ड फॉर गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम. इट इज़ लाइक अ चाइल्ड लर्न न्यू बिहेवियर एंड स्किल. जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो कॉमनली गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स और कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है. ओके. अगर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई चाइल्ड है वो नया बिहेवियर और स्किल्स को सीख रहा है, वैसा होता है बिल्कुल रीइंफोर्समेंट लर्निंग. फॉर एग्जांपल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है वो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर पे लर्न करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमारा जो चेस का एआई है, ठीक, ये कैसे वर्क करता है, ये बिल्कुल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही वर्क करता है. ये क्या करेगा, मूव्स लेगा. ठीक. अगर करेक्ट मूव है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है. ठीक है. रिवॉर्ड क्या होता है, पॉइंट्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं एआई के. बट जो हमारा चेस एआई है अगर वो इनकरेक्ट मूव लेता है, ऑल दोज इनकरेक्ट मूव्स, इसको क्या मिलती है, पेनल्टी मिलती हैं, पेनल्टीज़ मिलती हैं. वो पेनल्टीज़ क्या होती हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो इस तरह से चेस एआई में भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, जो कि अब वो उन फीडबैक की वजह से क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा. इन फ्यूचर्स ये मूव को वो नहीं लेगा, अवॉइड करेगा. सिमिलरली जो हमारा लूडो है, लूडो का जो एआई है वो भी बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है. इसमें भी सेम प्रोसेस होता है. अगर करेक्ट मूव ले रहा है तो रिवॉर्ड मिलते हैं, इनकरेक्ट मूव के लिए पेनल्टीज़ मिलती है, जिससे कि क्या करता है, फ्यूचर में वो बेटर डिसीजन लेना सीख जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. अब इसको हम एक चिल्ड्रन से कैसे कंपेयर कर रहे हैं उसको समझते हैं. सपोज़ करो कि कोई चिल्ड्रन है, वो क्या कर रहा है कि बॉल थ्रो कर रहा है, तो जो उसके गार्जियंस है, पेरेंट्स है, वो क्लैप करेंगे. ठीक. तो वो क्या होगा, ये जो है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है उसके लिए, चिल्ड्रन के लिए ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है. तो चिल्ड्रन जो है वो ट्राई करेगा इस एक्टिविटी को मिमिक करने के लिए, कॉपी करने के लिए नेक्स्ट टाइम. ओके. बट सपोज़ वो जो चाइल्ड है वो फायर को टच करता है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको समझाएंगे, स्कोल्ड करेंगे, तो वो जो होगा ये नेगेटिव पॉइंट की तरह वर्क करेगा चिल्ड्रन के लिए, और वो अवॉइड करेगा
नेक्स्ट टाइम फायर को टच करने से, ठीक है। तो सिमिलर वे में हमारा जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो भी वर्क करता है ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे। एडवांटेजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, इट हैज़ ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, जो कि यूज़ होता है रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, इन सारे टास्क में। दिस टेक्निक इज़ प्रीफर्ड टू अचीव अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट दैट आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट को अचीव करने के लिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय कन्वेंशनल टेक्निक, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ट्रेनिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो मॉडल है इसको ट्रेन कराना एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, कोई एक सिंपलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड को यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड और इफेक्टिव थिंग। इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ कंप्यूटेशन विच मेक्स इट कॉस्टली, बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दैट इज़ गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स, अनॉमनस व्हीकल और रिकमेंडेशन सिस्टम। लेट्स मूव फर्दर। अब हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स, अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। AKTU ने अपने एग्जामिनेशन में इसको भी पूछ करके रखा हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो इसको भी हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है, कि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो ओवर द ईयर्स डेवलप कैसे हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम मशीन लर्निंग की हिस्ट्री को सिंपल तरीके से समझें तो ये एक टाइमलाइन डेवलपमेंट है जिसमें कंप्यूटर को डेटा से लर्न करना सिखाया गया है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर को डेटा से लर्न करना सिखाया गया है। इन 1950s to 1960 द फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वर डेवलप्ड एंड वर बेस्ड ऑन आइडियाज़ फ्रॉम साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। 1950 से 1960s के टाइम तक शुरू के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेवलप होना शुरू हुए थे, जो कि बेस्ड थे आइडियाज़ ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के आइडियाज़ पर बेस्ड थे इनिशियली। इन 1970s मशीन लर्निंग बिगेन to use for practical applications such as image recognition, natural language processing and so on, ठीक है। 1970s के टाइम आते आते जो मशीन लर्निंग है अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होने लगा, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन का काम हो गया या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के यूज़ में मशीन लर्निंग को यूज़ करने चाहा लगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम का जो इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये जो टास्क है ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है होता था, आज के टाइम में जितना ज़्यादा एडवांस है उसके लेवल पर नहीं होता था, ठीक है। इन 1980s सपोर्ट वेक्टर मशीन वर इंट्रोड्यूस विच अलाउड फॉर मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। 1980s में सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम डेवलप हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट होता था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के टास्क के लिए, ठीक है। इन 1990s द राइज ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग एल्गोरिदम सच एज Bayesian network and hidden Markov model led to breakthrough in areas such as speech recognition and machine translation. 1990s में स्टैटिस्टिकल लर्निंग एल्गोरिदम का राइज हुआ, ये डेवलप हुए थे, ठीक है, जैसे कि बेसियन नेटवर्क हो गया, हिडन मॉर्कव मॉडल हो गया, और इससे क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन एंड मशीन ट्रांसलेशन जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रेट वर्क हुए, ठीक। इन 1997 IBM कंप्यूटर डीप ब्लू विच वॉज अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर बीट द वर्ल्ड चेस चैम्पियन, ठीक है। 1997 में क्या होता है कि जो IBM का कंप्यूटर है डीप ब्लू, ये जो है चेस के चैम्पियन को गेम में जो है वो डिफ़ीट कर दिया है, हरा दिया था। तो इससे क्या होता है, ये प्रूफ होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक फेमस इवेंट है, ठीक है, कि IBM का जो कंप्यूटर है डीप ब्लू उसने वर्ल्ड चेस चैम्पियन को चेस में डिफ़ीट कर दिया, ठीक है, और इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारा कंप्यूटर है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। इन द 2000 द एडवेंट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिदम सच एज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अलाउड फॉर more complex and sophisticated machine learning algorithm
2000 के टाइम के बाद क्या होता है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम जैसे कि CNN, RNN ये सारे डेवलप हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना दिए मशीन लर्निंग को, और इससे मशीन लर्निंग के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्लीकेशंस डेवलप हुए। ठीक, द 21st सेंचुरी टुडे मशीन लर्निंग इज़ यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड। अब जो 21st सेंचुरी है इसमें मशीन लर्निंग जो है वो वाइड रेंज ऑफ फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि हमारा फ्रॉड डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस, इन सारे कामों में मशीन लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इस तरह से जो मशीन लर्निंग है वो धीरे धीरे डेवलप होकर आज हमारी डेली लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज हम अपने डेली लाइफ में मशीन लर्निंग में को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन AKTU एग्जामिनेशन ऑफ 2024 एंड 26। ओके, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है? अ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम इन विच a computer program learns from experience E to perform a task T and improve its performance according to performance measure P. If the performance on the task T improve experience E measured by P, then the learning problem is a well-defined. वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है किसी टास्क को एक्सपीरियंस से सीख कर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, तो उस प्रॉब्लम को हम उस कैटेगरी उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? तीन चीज़ होती है। एक होता है हमारा टास्क टी, एक होता है एक्सपीरियंस ई एंड द अदर वन इज़ परफॉर्मेंस पी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम का। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्पैम ईमेल डिटेक्शन करना है तो उसका टास्क क्या है कि हमें ईमेल्स को क्लासीफाई करना है, ईमेल जो है हमारा स्पैम है या नॉन स्पैम है। अब ई क्या है? हमारा एक्सपीरियंस आएगा, जो हम लर्न करा है अपने क्या कहते हैं ML मॉडल को, वो आएगा लेबल्ड ईमेल जिसमें कि स्पैम और नॉन स्पैम लिखा होगा। तो ये जो प्रीवियस पैटर्न एनालाइज करा होगा वो उसके एक्सपीरियंस के कैटेगरी में जाएगा। फिर हम परफॉर्मेंस मेज़र करेंगे जिसमें जो हमारा ML मॉडल है उसका एक्यूरेसी पता चलेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ ईमेल को वो करेक्टली क्लासीफाई किया है इन द कैटेगरी ऑफ स्पैम एंड नॉन स्पैम। इस तरह से जो हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम है वो वर्क करता है। मतलब वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसको वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं, जो कि वेल फॉर्मुलेटेड हो, उसके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, इनपुट डेटा हो और आउटपुट डेटा हो। ओके, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक विच मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं किसी प्रॉब्लम में नहीं है तो वो जो है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। द प्रॉब्लम शुड हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स दैट आर वेल डिफाइंड एंड मेजरेबल। जो हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, तब और जिसको कि हम मेज़र कर सकें उसके परफॉर्मेंस को, तब हमारा जो है प्रॉब्लम क्या कहा जाएगा? वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम कहा जाएगा। अगर इमेज क्लासिफिकेशन है का जो प्रॉब्लम है, इमेज क्लासिफिकेशन है या स्पैम नॉन स्पैम क्लासीफाई करने का प्रॉब्लम है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हाँ हमें स्पैम और नॉन स्पैम क्लासीफाई करना है ईमेल्स, या हमें कैट डॉग का इमेज क्लासीफाई करना है, तो इट हैज़ अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर गोल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है इनपुट डेटा। द प्रॉब्लम शुड हैव इनपुट डेटा दैट इज़ रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, वेल स्ट्रक्चर एंड ईजिली एक्सेसिबल। जो हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम होती है उसके पास इनपुट डेटा होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम से रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें इमेज क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाना है, प्रॉब्लम हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन का है कैट डॉग, तो इनपुट भी हमारे पास कैट डॉग इमेज ही होने चाहिए, हमारे पास टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इनपुट डेटा जो कि वेल स्ट्रक्चर हो, रेलेवेंट हो प्रॉब्लम के साथ और इजीली एक्सेसिबल भी हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट डेटा। द प्रॉब्लम शुड हैव आउटपुट डेटा दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम के पास आउटपुट डेटा भी होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, तभी तो हम उसके परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है इवेल्यूएशन मैट्रिक्स।
The problem should have well-defined evaluation metrics that can be used to measure the performance of the algorithm. जो हमारा वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम होगा उसके पास एक इवेलुएशन मैट्रिक्स भी होना चाहिए जिसकी मदद से हम उस प्रॉब्लम के परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, उस एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम. अब वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम के कुछ एग्जांपल है. उसमें आता है इमेज क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और रिकमेंडेशन सिस्टम. जो हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो सजेस्ट होती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसके पास इनपुट जो है वो वेल डिफाइंड है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है एंड आउटपुट भी वेल डिफाइंड है. सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे हम सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, ट्विटर का जो ट्वीट एनालिसिस होता है, ठीक है, तो ये भी जो है एक तरह से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कैटेगरी में ही आता है. इमेज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, इनपुट डेटा सच एज इमेजेस और टेक्स्ट, आउटपुट डेटा सच एज लेबल्स और रेटिंग, और इनके पास इवेल्युएशन मैट्रिक्स होती है जिससे कि हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं. एक्यूरेसी होता है या F1 स्कोर भी बोला जाता है. डेट कैन बी यूज टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम. इसको हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम. डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम भी अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये भी AKTU PYQ में आ रखा है. तो डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करना है. सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो क्या कहते हैं कि अगर किसी मशीन को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम. अगर आपको किसी स्टूडेंट को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाना है, कैलकुलस सिखाना है, ठीक है, तो वो कैसे हम सिखाएंगे. पहले हम उसको प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम उस पर क्या देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे. इस तरह से जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, मैथ्स को सीख पाएगा, वो टॉपिक को सीख पाएगा. एग्जैक्टली सिमिलर वे में मशीन लर्निंग में भी मशीन को सिखाने के लिए क्या करते हैं, हम सिमिलर स्टेप्स जो है फॉलो करते हैं. इसी चीज़ को हम कहते हैं डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम, जिसमें हम मशीन को किसी सिस्टम को लर्न करना सिखाते हैं. तो इसके अंदर भी सेवरल स्टेप्स होते हैं. दिस स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डिफाइन द प्रॉब्लम. डिफाइन द प्रॉब्लम में क्या होता है कि डिफाइन द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व. जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसे हमें डिफाइन करना होता है. उसमें हम इनपुट्स स्पेसिफाई करेंगे, डिज़ायर्ड आउटपुट स्पेसिफाई करेंगे और क्या स्पेसिफाई करेंगे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स को भी हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है. मतलब अगर हमें स्पैम नॉन स्पैम ईमेल क्लासीफाई करना है तो हमें प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है. उसके इनपुट्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. क्या हमें आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट तो स्पैम है या नॉन स्पैम चाहिए, ये स्पेसिफाई करेंगे. इनपुट्स में हमें ईमेल्स देना होगा, ये हम स्पेसिफाई करेंगे. और इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो ये होता है हमारा डिफ़ाइन द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना पड़ता है. सेकेंड स्टेप इज़ कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस द डाटा. हम जब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और प्री प्रोसेस करते हैं. सेकेंड स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना और क्या करना, प्री प्रोसेस करना. मशीन लर्निंग में जो डेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है. सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन करते हैं. ट्रेनिंग से पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल पे अगर हमें अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कराना है तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है. कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस द डेटा टू ट्रेन एंड टेस्ट द सिस्टम. सिस्टम को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है और प्री प्रोसेस करना पड़ता है. प्री प्रोसेस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक होता है क्लीनिंग. क्लीनिंग में क्या होता है कि हमारे पास गलत या फिर मतलब मिसिंग डेटा है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है. ट्रांसफॉर्मिंग में क्या होता है कि डेटा को जो मशीन के लिए यूज़फुल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. जो टेक्स्ट है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डेटा वैल्यूज़ को एक सिमिलर रेंज में लाना, ये हमारा होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है. इस तरह से हमारा कलेक्ट एंड प्री प्रोसेसिंग होता है डेटा का. आफ्टर डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग अब हम एक अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम को चूज़ करते हैं. ये हमारा थर्ड स्टेप होता है.
सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट अल्गोरिदम, हमारे पास अल्गोरिदम क्या है, सुपरवाइज्ड अल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज्ड अल्गोरिदम है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग अल्गोरिदम है। तो जो अल्गोरिदम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूटेबल है उसको हमें चूज़ करना होता है। फोर्थ स्टेप इज़ ट्रेन द मॉडल। अब हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम डिफाइन कर लिए, डेटा कलेक्ट कर लिए, अल्गोरिदम चूज़ कर लिए, उसके बाद हमारे पास जो मॉडल है उसको हमें ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेन द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा जो है हमारे पास उस पर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। दिस इन्वॉल्व रनिंग द अल्गोरिदम ऑन द ट्रेनिंग डेटा। इसमें क्या होता है कि वो जो डेटा है उस पर हमें अल्गोरिदम को रन कराना पड़ता है, ठीक है, जिससे हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन होता है। एडजस्टिंग द मॉडल पैरामीटर बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ठीक है, अगर उसमें ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस एक्यूरेट नहीं आ रही है तो उसमें हम फिर वापस से ट्रेनिंग करते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंगली उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं मॉडल में। फोर्थ स्टेप होता है हमारा टेस्ट द मॉडल, टेस्ट टू इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस। टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं अपने मॉडल का कि वो अप्रोप्रिएट करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। आइडेंटिफाई एनी इशू और लिमिटेशन विद द मॉडल एंड सजेस्ट एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। इस स्टेप में क्या करते हैं हम, कोई इशू या फिर लिमिटेशन है हमारे मॉडल के साथ, गलत आउटपुट दे रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है, तो उसे क्या करते हैं हम फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं, वापस से ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग वाले स्टेप में लेकर के जाते हैं। ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाता है देन टेस्ट करते हैं, जब तक कि अप्रोप्रिएट करेक्ट आउटपुट नहीं आता है, परफॉर्मेंस करेक्ट नहीं होती है, एरर मार्जिन रिड्यूस नहीं हो जाता है, तब तक हम मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करते रहते हैं। जब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम अपने मॉडल को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय द मॉडल इज़ दी सिक्स्थ स्टेप। डिप्लॉय इन अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, इट इन्वॉल्व integrating the model into an existing system or developing a new application that utilizes the model। मॉडल को फिर हम जब हमारा टेस्ट हो जाता है करेक्टली कंप्लीट तब हम मॉडल को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं, जो कि जिससे पीपल जो है उसको यूज़ कर सके। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है या तो उसमें हम इस मॉडल को इंटीग्रेट करें, नहीं तो नया मॉडल को हमें नया सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है, उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं मॉडल को। लेट्स मूव फर्दर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग अप्रोचेस। अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये जो हमारी मशीन लर्निंग अप्रोचेस हैं इन पे आगे के जो अदर 4 यूनिट्स हैं वो बेस्ड हैं, इन्हीं सारे अप्रोचेस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन उसमें है, अदर 4 यूनिट में हमें डिटेल में पढ़ना है। मशीन लर्निंग अप्रोचेज आर डिफरेंट मेथड यूज टू मेक कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग अप्रोचेज आर डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को लर्न कराते हैं डेटा से एंड मेक डिसीजन और प्रिडिक्शन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, और हमारा कंप्यूटर जो है वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो जाता है। इसमें आता है एक एल्गोरिदम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अनदर वन इज क्लस्टरिंग, देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डिसीजन ट्री लर्निंग, बेजियन नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। इसमें से हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लिटिल बिट ओवरव्यू तो हमारा क्लस्टरिंग का भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचे हुए अप्रोचेस को हम आगे कवर करते हैं। फर्स्ट मशीन लर्निंग अप्रोचेस क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है क्या है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जस्ट लाइक इन आवर बॉडी, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का क्या होता है, न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है। सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन में जैसे न्यूरॉन है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पास भी न्यूरॉन होता है जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं वेरियस लेयर वाइज एक नेटवर्क में। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम इन न्यूरॉन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ओके। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। हमारा मेन ब्रेन का जो मेन काम क्या होता है, थिंकिंग, डिसीजन लेना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना। एग्जैक्टली सेम वे में न्यूरल नेटवर्क में भी डेटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ओके।
ये है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम। इसमें एक होता है इनपुट लेयर, एक होता है हिडन लेयर एंड एक होता है आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर में क्या होता है, इनपुट्स क्या कहते हैं, जो हमारा इनपुट लेयर में नोड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट लेयर के जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, इनपुट का रिसीव करते हैं। ये इनपुट जो है अदर न्यूरॉन से पास होते हुए हिडन लेयर में पहुंचते हैं, जहाँ पे मेन कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन बोल सकते हैं हम, या प्रोसेसिंग होती है, कैलकुलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होता है ये जो है आउटपुट लेयर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। आउटपुट लेयर के जो न्यूरॉन है इनके थ्रू हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। इस तरह से हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। ईच न्यूरॉन रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन, प्रोसेस दैट इनपुट एंड सेंड एन आउटपुट सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन इन द नेटवर्क। ठीक है, हर एक न्यूरॉन जो है वो इनपुट रिसीव करता है और क्या करता है, उसको नेक्स्ट न्यूरॉन को सेंड कर देता है उस इनपुट को, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट सिग्नल को नेटवर्क में। ठीक है, द इनपुट लेयर रिसीव इनपुट डेटा विच देन पास थ्रू वन और मोर हिडन लेयर वे द डेटा इज ट्रांसफॉर्म एंड प्रोसेस। इनपुट लेयर जो है वो डेटा के इनपुट को रिसीव करता है और उसको हिडन लेयर से पास करता है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइनल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होता है आउटपुट लेयर के थ्रू, जो प्रोवाइड करता है रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो वाइड रेंज ऑफ मशीन लर्निंग टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, जहाँ पे हमारा जो डेटा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है। यहाँ वेदर विद रेस्पेक्ट टू टाइम डे बाई डे, मिनट, सेकेंड, आवर के हिसाब से हमारा जो वेदर है वो चेंज होता रहता है ना टाइम से। तो इधर भी यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं। देखो जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारा जो न्यूरॉन होता है ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, नर्वस सिस्टम का। ओके, तो जिस तरह से न्यूरॉन मैसेज ट्रैवल करता है उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो हमारा स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो सिग्नल है, मैसेज है, उसको रिसीव करते हैं सेल बॉडी से पास करते हुए और एक्सॉन से होते हुए। ये जो हमारा स्टिमुलस यानी मैसेज और सिग्नल है ये एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। उसके बाद फिर यहाँ अदर डेंड्राइट्स अवेलेबल होते हैं, अदर न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, वो इस मैसेज को रिसीव करते हैं और इस तरह से करके ये मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है। सिमिलरली इसी वे में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी ये जो इनपुट लेयर के न्यूरॉन हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन को भेज देते हैं। उसके बाद फिर वो हिडन लेयर में जाता है। यहाँ पे पहुँच करके मैसेज जो होता है, हमारा जो इनपुट है वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, कंप्यूटेशन होगा उसका। ठीक है, रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाएगा बेसिकली, और उस रिज़ल्ट आउटपुट को क्या करेंगे, आउटपुट लेयर से के न्यूरॉन के थ्रू हमें शो कर दिया जाएगा। इस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वर्क करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक दैट ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर इनटू क्लस्टर विदाउट यूजिंग लेबल डेटा। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। तो ये क्या यूज़ करेगा, अनलेबल डेटा यूज़ करेगा, जहाँ पर कि इनपुट डेटा में क्या होगा, करेक्ट आउटपुट उसके साथ स्पेसिफाई नहीं किया गया रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्लस्टरिंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। तो ये अनलेबल डेटा सेट पे वर्क करेगा और ये क्या करता है कि सिमिलर डेटा पॉइंट को टुगेदर एक क्लस्टर में, ग्रुप में फॉर्म कर देता है। ग्रुप्स द सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी और डिस्टेंस टू वन अनदर। The goal is to identify pattern in the data without any prior knowledge of the structure of the data or label associated with the data। ठीक है, क्लस्टरिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है कि हमें बिना कोई प्रायर नॉलेज हुए, लेकिन हम क्या करें, पैटर्न्स के बेसिस पे क्लस्टर में डेटा को सेग्रीगेट कर पाएँ। देयर आर मैनी डिफरेंट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम ईच विद इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बहुत तरह के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, हर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम इंक्लूड के मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा ये जो रॉ डेटा है और इसमें क्या है, एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग जो हमारा ML मॉडल है। ओके, ये रॉ डेटा, इसमें क्या है, एप्पल है और ये क्या है, स्ट्रॉबेरी है एंड गुआवा है। ठीक है, ये रॉ डेटा है, इसमें केवल इमेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन
इमेजेस के साथ लेबलिंग नहीं है कि दिस इमेजेस ऑफ एप्पल, इस तरह से लेबलिंग नहीं है, केवल हमारे पास इमेजेस है। जब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो क्या करेगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा, पैटर्न आइडेंटिफाई करके सेवरल क्लस्टर में इन डेटा को डिवाइड कर देगा बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी। एक क्लस्टर एप्पल का बन गया है, एक क्लस्टर जो है वो गुआवा का बन गया है, एंड द अदर क्लस्टर इज़ ऑफ स्ट्रॉबेरी। इस तरह से हमारा मशीन लर्निंग क्लस्टरिंग जो है वो वर्क करता है। ओके, क्लस्टरिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें मशीन जो है अनलेबल डेटा हम मशीन को देते हैं, और फिर जो मशीन है उन अनलेबल डेटा को बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी सेवरल ग्रुप में सेग्रीगेट कर देता है। इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं, ऑफ सेग्रीगेटिंग द डेटा आइटम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और डिस्टेंस टू वन अनदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टरिंग हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग। क्लस्टरिंग का बहुत सारे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में, जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन, इमेज एंड टेक्स्ट एनालिसिस, अनोमली डिटेक्शन। इसमें हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। अनोमली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, एरर डिटेक्शन। अगर हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड है, उसमें क्या है, प्रोग्रामर जो है वो क्या करेगा, मैनुअली एरर अगर है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड है, 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड है, तो उसमें प्रोग्रामर के लिए मैनुअली एरर को फाइंड करना अगेन अ हेक्टिक टास्क, टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो यहाँ पर हम क्लस्टरिंग का हेल्प लेंगे और इसको ईजिली ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही टेक्स्ट और इमेज को एनालिसिस करना होता है, तो यहाँ पर भी हम क्लस्टरिंग प्रोसेस का ही, एल्गोरिदम का ही यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो क्या है, डिसीजन ट्री लर्निंग है। ये अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये AKTU 2023-24 में इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिसीजन ट्री लर्निंग क्या होता है, डिसीजन ट्री लर्निंग इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड। डिसीजन ट्री लर्निंग जो है वो एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड है, एल्गोरिदम है, दैट यूजेस ट्री लाइक स्ट्रक्चर टू मेक डिसीजन और प्रिडिक्शन। डिसीजन ट्री लर्निंग क्या आता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करता है डिसीजन और प्रिडिक्शंस को करने के लिए। ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री डेटा स्ट्रक्चर को पढ़े थे, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से डिसीजन ट्री लर्निंग जो है वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिनेरियो को सपोज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप सोचो कि आपको डिसाइड करना है कि आज आप क्रिकेट खेलने जाना है आपको या नहीं जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पूछोगे कि वेदर जो है वो कैसा है, वेदर जो है वो कैसा है, क्या रेनिंग हो रही है बाहर, क्या रेन है, अगर येस तो आप नहीं जाओगे क्रिकेट खेलने, ठीक है। अगर रेन नहीं हो रही, ठीक है, तो आप चले जाओगे क्रिकेट खेलने, ठीक है। तो ये जो है आपने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस पुट फोर्थ करा, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। इसी तरह से मशीन लर्निंग में भी इसी कॉन्सेप्ट को डिसीजन ट्री लर्निंग हम कहते हैं, ठीक है। डिसीजन ट्री लर्निंग में क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है रूट नोड, एक होता है रूट नोड, उसके बाद कुछ इंटरनल नोड होते हैं, लास्ट जो होता है हमारे पास ये होता है लीफ नोड। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, लीफ नोड। ये सिमिलरली जो हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये जो हमारा लीफ नोड होता है ये हमें फाइनल आउटपुट और रिजल्ट शो करता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, हाउ हमारा डिसीजन ट्री एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। द मॉडल आस्क अ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन। जो हमारा डिसीजन ट्री लर्निंग का मॉडल होता है ये एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन आस्क करता है, लाइक इज़ वेदर सनी, इज़ वेदर सनी, इज़ वेदर सनी, इफ़ येस और नो। सीरीज़ ऑफ, ये हमारा मेन क्वेश्चन जो होता है वो रूट नोड में होता है। अगर इसका आंसर येस है तो फिर हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन चेक होता है। अगर सनी है तो फिर ह्यूमिडिटी कैसा है, ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा, नो प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी लो है तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अगर हमारा सनी नहीं है यानी कि रेन है, रेनिंग है वेदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटपुट, नो प्ले क्रिकेट।
तो इस तरह से हमारा जो डिसीजन ट्री लर्निंग होता है वो वर्क करता है कि पहले मॉडल जो है वो आस्क करता है सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन कंडीशन, बेस्ड ऑन आंसर यस नो वैल्यूज़ डेटा जो है अलॉन्ग द ब्रांचेस मूव करता है, फाइनली वो लीफ नोड पे पहुंच जाता है जो कि हमें क्या देता है, प्रिडिक्शन का रिजल्ट देता है, फाइनल रिजल्ट शो करता है। डिसीजन ट्री लर्निंग में क्या होता है कि डिसीजन ट्री लर्निंग हैव मेनी एडवांटेजेस। डिसीजन ट्री लर्निंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे बीइंग इजी टू इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज। डिसीजन ट्री लर्निंग से हम प्रॉब्लम को ईजिली इंटरप्रेट कर पाते हैं, विजुअलाइजेशन अच्छी होती है, रिक्वायरिंग मिनिमल डेटा प्रिपरेशन। डिसीजन ट्री लर्निंग में हमें डेटा प्रिपरेशन मिनिमल रिक्वायरमेंट होती हैं। There are many different algorithm and variation of decision tree learning such as classification and regression trees, iterative dichotomizer 3, C4.5। ये कुछ algorithm हैं जो कि decision tree learning की कैटेगरी में आते हैं। ये रहा हमारा decision tree learning का फ्लो चार्ट डायग्राम। जो रूट नोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन नोड कहते हैं। डिसीजन नोड को हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। उसके बाद हमारा सब ट्री होता है, सब ब्रांचेस, सब ट्री होता है। सब ट्री में क्या होता है, अदर सीक्वेंस ऑफ डिसीजन है हमारा। उसके बाद फिर ये लीफ नोड होता है। लीफ नोड क्या करता है, लीफ नोड जो होता है वो हमारा फाइनल रिजल्ट को शो करता है। फाइनल रिजल्ट इज शोन बाय द लीफ नोड। और सीक्वेंस ऑफ डिसीजन जो है वो इंटरनल नोड के थ्रू शो किया जाता है। लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री लर्निंग। इसमें क्या है, एक फ्लो चार्ट बना है, ट्री बना है डिसीजन ट्री लर्निंग का। इसमें हम फाइंड कर रहे हैं, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, इज़ अ पर्सन फिट और नॉट। तो इसमें हम चेक करेंगे अगर पर्सन की जो एज है वो 30 ईयर से कम है तो इस ब्रांच को एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारा अदर कंडीशन आता है, ईट अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा। अगर पर्सन लॉट ऑफ पिज़्ज़ा खाता है तो वो पर्सन अनफिट होगा। अगर वो पिज़्ज़ा नहीं ईट करता तो वो पर्सन फिट होगा। लेकिन वही अगर पर्सन की जो एज है वो लेस दैन 30 नहीं है बल्कि ग्रेटर दैन 30 है, तो अगला सीक्वेंस ऑफ कंडीशन आता है कि एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। क्या पर्सन जो है वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है, येस तो पर्सन फिट होगा, नो तो पर्सन जो है वो अनफिट होगा। और ये जो लास्ट नोड है ये हमारे लीफ नोड है जो कि फाइनल रिजल्ट को शो कर रहे हैं, फिट अनफिट, फिट अनफिट। एंड दीज आर द इंटरनल नोड जो कि सीक्वेंस ऑफ कंडीशन को शो कर रहे हैं। और ये हमारा रूट नोड होता है। यहाँ हमारा डिसीजन ट्री लर्निंग कंप्लीट होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसियन नेटवर्क। बेसियन नेटवर्क इज़ अगेन अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अप्रोच। अ बेसियन नेटवर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेसियन बिलीफ नेटवर्क। बेसियन नेटवर्क को हम बेसियन बिलीफ नेटवर्क भी कहते हैं। बेसियन नेटवर्क इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल। बेसियन नेटवर्क एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द वेरिएबल्स यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी एंड अ डायरेक्टेड ग्राफ, इन दो चीज़ों की हेल्प से। बेसियन नेटवर्क बेस्ड है बेस थियरम पे। बेस थियरम एक मैथमेटिकल फार्मूला है यूज्ड इन द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसको यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। दो इवेंट के बीच में जो रिलेशन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है बेस थियरम। इसका फार्मूला इस तरह से कि पी a/b इज इक्वल टू पी b/a इंटू पी ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी। ठीक है, पी a/b को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग गिवन एविडेंस बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग गिवन एविडेंस ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग। स्टूडेंट, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर किसी को फीवर हो जाए तो फीवर के रीज़न क्या हो सकते हैं। कोल्ड हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वेदर चेंज हो सकता है। मतलब एक इवेंट फीवर होने के मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसियन नेटवर्क को यूज़ किया जाता है कि एक इवेंट अकर होने के लिए जो मल्टीपल पॉसिबल कॉजेज़ हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करी जाती है और उससे हम एक मॉडल, ग्राफिकल मॉडल क्रिएट करते हैं। दिस इज़ हाउ बेसियन नेटवर्क वर्क। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर।
द एप्लीकेशन ऑफ बेसियन लर्निंग इज़ इन बेसियन नेटवर्क। बेसियन लर्निंग की एप्लीकेशन जो है वो बेसियन नेटवर्क में होता है। अ बेसियन नेटवर्क इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल दैट यूजेस बेसियन इन्फरेंस फॉर प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेशन। बेसियन नेटवर्क एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है जो कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर क्या करता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। ठीक है, बेसियन नेटवर्क आर आइडियल फॉर टेकिंग एन इवेंट दैट अकर्ड एंड प्रिडिक्टिंग द लाइकलीहुड that any one of the several possible known causes was the contributing factor. Bayesian network can be used for modeling complex system. Bayesian network को हम लोग complex system को solve करने के लिए, create करने के लिए use कर सकते हैं and making prediction in various domain, और various domain में prediction decision taking process के लिए भी हम Bayesian network को use करते हैं। ठीक है, बेसियन नेटवर्क में बेसियन इन्फरेंस का यूज़ होता है। बेसियन नेटवर्क मेनली प्रोबेबिलिटी और रिलेशनशिप को शो करता है। इसमें जो नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, और जो एजेस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो नोड्स और एजेस के हेल्प से ही होगा रिप्रेजेंट डायरेक्टेड ग्राफ। तो एजेस जो होते हैं, एरो, वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, Bayesian network is often used in applications such as natural language processing, computer vision and robotics. Bayesian network को हम लोग natural language processing में यूज़ करते हैं, computer vision जैसे टास्क में यूज़ करते हैं and robotics में यूज़ करते हैं। अब ये रहा हमारा Bayesian नेटवर्क। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कंडीशन के थ्रू अंडरस्टैंड करते। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि जो पर्सन है ऑन टाइम जो है वो अपने ऑफिस पहुंचेगा या नहीं, या फिर कॉलेज जो है वो पहुंचेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस सिनेरियो में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स को जो हमारा बेसियन नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करता है। मॉडल जो है वो पहले डिफरेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है। एग्जांपल, अलार्म, बस, ओवर स्लिप, ऑन टाइम। ओके, दीज आर बेसिकली दी वेरिएबल्स जो कि हमारा मॉडल आइडेंटिफाई करेगा। फिर इन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स को फाइंड करेगा, और रिलेशनशिप फाइंड करने के बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी इन सब की, और इन सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जो है फाइनल आंसर आएगा कि वो जो पर्सन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, वो ऑन टाइम ऑफिस कॉलेज पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। मशीन जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके मोस्ट लाइकली कॉज को प्रिडिक्ट करती है। Let's move further. Our next topic is support vector machine. Support vector machine is again a very important topic क्योंकि ये भी AKTU एग्जामिनेशन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको दो तरह के कामों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन वाले टास्क और रिग्रेशन वाले टास्क के लिए हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर हमें फाइंड करना है कि जो हमारा ईमेल है वो स्पैम है या फिर नहीं स्पैम है, तो हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है कोई मेल है या फीमेल है या फिर रेड ब्लू, इस तरह से जो क्लासिफिकेशन वाले टास्क हैं वहाँ पर भी सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ हो जाएगा। और अगर रिग्रेशन वाले टास्क हैं, प्रिडिक्टिंग नंबर, जहाँ पे आउटपुट जो है वो नंबर के फॉर्म में आएगी, जैसे कि मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं, ठीक है, प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो उसमें भी हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज़ होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अगर प्रिडिक्ट करना है तो वहाँ पर भी हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज़ करेंगे। लेकिन सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो मेन यूज़ है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ज़्यादा होती है। Support vector machine try to find the best possible boundary between different classes in the data by finding a hyperplane that maximizes the margin between the two classes. Support vector machine क्या करता है, सपोज़ करें हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है जिसमें दो क्लासेस हैं, इस तरह के डेटा हैं। अगर इनको हमें एक लाइन के मार्जिन के थ्रू इन्हें क्लासीफाई करना है, ठीक है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना है इन डेटा को, तो ये काम जो है वो हमारा क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन करता है। और ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर प्लेन बोलते हैं, हाइपर प्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री। हाइपर प्लेन का मतलब होता है डिसीजन बाउंड्री। अगर हमारा जो ग्राफ है वो 2D में है तो ये जो बाउंड्री क्या है, ये एक लाइन होगी, ये बाउंड्री जो होगी वो एक लाइन होगी। लेकिन यही जो हमारा ग्राफ है वो अगर 3D में है तो ये जो बाउंड्री है वो हमारा क्या होगा, ये एक तरह से प्लेन होगा। ठीक है, इसका, इस बाउंड्री का, इस हाइपर प्लेन का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो दो क्लासेस हैं, ये एक क्लास ए है
ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये क्लास बी हैं, इनको क्या करना, सेग्रीगेट करना, डिवाइड करना, यही मेन काम है हमारा डिसीजन बाउंड्री और हाइपरप्लेन का. It is often used in applications such as image recognition, text classification and bioinformatics. Support vector machine का mainly application image recognition में होता है, text classification में होता है. इन सारे जगहों पे हम support vector machine को यूज़ करते हैं. ठीक है, अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले आता है हाइपर प्लेन. हाइपर प्लेन क्या होता है, एक तरह का डिसीजन बाउंड्री होती है. 2D अगर हमारा 2D ग्राफ है तो वो डिसीजन बाउंड्री लाइन होगा, लेकिन यही 3D प्लेन है, ग्राफ है, तो उसमें हमारा जो डिसीजन बाउंड्री होगा वो एक प्लेन होगा. ठीक है, जो कि हमारे जो क्लासेस हैं, दो क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेगा. ठीक है, ये हमारा हाइपर प्लेन होता है. मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट. ठीक है, जो नियरेस्ट हमारा ये डेटा पॉइंट है और ये डेटा पॉइंट है नियरेस्ट. ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सपोर्ट वेक्टर. सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, पॉइंट क्लोजेस्ट टू द बाउंड्री आर नोन एज सपोर्ट वेक्टर. जो पॉइंट्स जो हैं बाउंड्री से क्लोज हैं इनको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. ये रहा हमारा एग्जाम्पल ही हमारा जो है वो डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में. ये है हमारा हाइपर प्लेन. हाइपर प्लेन का मतलब क्या है, हाइपर प्लेन का मतलब होता है डिसीजन बाउंड्री. अगर हमारा 2D ग्राफ है तो ये बाउंड्री एक लाइन होगी, लेकिन यही अगर हमारा 3D ग्राफ है तो यही लाइन क्या होगी, एक प्लेन होगी. इस बाउंड्री जो हमारा डिसीजन बाउंड्री है ये इसको हम हाइपर प्लेन भी कहते हैं. और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि जो दो क्लासेस हैं उनको क्या किया जाए, सेपरेट करें. ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है, मार्जिन. मार्जिन क्या होती है, गैप बिटवीन द डिसीजन बाउंड्री एंड द हाइपर प्लेन्स. हाइपर प्लेन्स और डिसीजन बाउंड्री के बीच में जो गैप है उसको हम मार्जिन कहते हैं. देखो एसवीएम उस लाइन को चूज़ करता है. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम दो क्लासेस के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, दो क्लास, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, इनके बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ यहाँ, तो क्या ये सारे लाइन करेक्ट होंगे जो कि इनको अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दें? तो नहीं, ये चीज़ जो है वो सही नहीं है. सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है उस लाइन को चूज़ करता है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे. ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं. जितना बड़ा मार्जिन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो सपोर्ट वेक्टर मशीन का मॉडल होगा वो एक्यूरेट होगा और क्या होगा, स्टेबल होगा. जो पॉइंट्स बाउंड्री की सबसे पास होती हैं वही डिसाइड करती है कि जो हमारा हाइपर प्लेन है या डिसीजन बाउंड्री है वो कहाँ बनेगा. इन्हीं पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं. इसलिए इस एल्गोरिदम का जो नेम है वो क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है. अब हम देखते हैं कि जो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है. डेटा पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ. सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो डेटा पॉइंट को क्या करता है, ग्राफ पे प्लॉट करता है. ठीक है, जो हमारे डेटा पॉइंट है उनको क्या करेगा, सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट कर देगा. ठीक है, उसके बाद एसवीएम ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन इन 2D और प्लेन इन हायर डायमेंशन टू सेपरेट द क्लासेस. ठीक है, तो हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है ये क्या करता है, ये जो दोनों क्लासेस हैं इनको एक बाउंड्री ड्रॉ करके डिवाइड करने की कोशिश करता है. इट चूजेज द लाइन डेट हैज़ मैक्सिमम डिस्टेंस मार्जिन फ्रॉम द नियरेस्ट डेटा पॉइंट. ठीक है, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो क्या करता है, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको चूज़ करता है एज अ मार्जिन. ठीक है, द नियरेस्ट पॉइंट आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स. और जो मार्जिन के नियरेस्ट डेटा पॉइंट है इनको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स. ठीक है, इसका एग्जांपल ये होता है कि सपोज़ हमें स्पैम और नॉन स्पैम में हमारे जो ईमेल है उसको क्लासीफाई करना है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो बेस्ट बाउंड्री को फाइंड करेगा. ठीक है, अपने एल्गोरिदम के थ्रू. उसके बाद वो सेपरेट करेगा ईमेल को स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल की कैटेगरी में. अब हम आते हैं अपने नए मशीन लर्निंग अप्रोच की तरफ जो कि है जेनेटिक एल्गोरिदम. जेनेटिक एल्गोरिदम इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है AKTU 2023-2024 में. ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, जेनेटिक एल्गोरिदम इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम. जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है. ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या है कि जो कि एल्गोरिदम को, मॉडल को ऐसा बनाए जो कि स्पेस एफिशिएंट भी हो,
स्पेस एफिशिएंट भी हो एज वेल एज टाइम एफिशिएंट भी हो, इस तरह के एल्गोरिदम को डेवलप करता है जेनेटिक एल्गोरिदम। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जो जेनेटिक एल्गोरिदम है वो नेचुरल सेलेक्शन का जो प्रोसेस है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है इसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जो नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज़ होती है वो सर्वाइव करती है और जो वीक स्पीसीज़ होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन। अब सोचिए अगर नेचर में जो है का जो इस आइडिया है इसको हम कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिमिलर वे में यूज़ होता है। ओके, तो जेनेटिक एल्गोरिदम बेसिकली एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जैसे प्रोसेस से इंस्पायर्ड है। ओके, जेनेटिक एल्गोरिदम का मेन गोल होता है बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना। जेनेटिक एल्गोरिदम का मेन एम होता है बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना। ओके, इट स्टार्ट बाय जनरेटिंग अ बंच ऑफ रैंडम सोल्यूशन एंड देन टेस्ट कैलकुलेट फिटनेस देम टू सी हाउ वेल दे परफॉर्म। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम क्या करता है, पहले रैंडम बंच ऑफ रैंडम सोल्यूशन, ढेर सारे रैंडम सोल्यूशन को जनरेट करता है, उसके बाद वो टेस्ट करता है उनकी फिटनेस को कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेस्ट है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऑप्टिमाइज है। देन वो फिटनेस कैलकुलेट करके ये चीज़ चेक करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द बेस्ट सोल्यूशन आर देन कंबाइन टू क्रिएट न्यू सोल्यूशन। जो बेस्ट सोल्यूशन होते हैं उनको कंबाइन करके एक नया सोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक हाउ अ बेबी इनहेरिट ट्रेड्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे बेबी जो है वो अपने पेरेंट्स से ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं, जीन इनहेरिट करते हैं, तो उसमें जो बेस्ट जीन होता है वही फर्दर जनरेशन में क्या होता है, पास ऑन होता है। वैसे ही जो बेस्ट सोल्यूशन होते हैं उनको कंबाइन करके नया सोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। जैसे जीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारा रेसेसिव जीन है वो आगे फर्दर न्यू जनरेशन में पास नहीं होता है, वो ट्रेड जो है वो पास नहीं करे जाते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेड होता है वही आगे वाले जनरेशन में पास हो पाता है। इसी तरह से जो बेस्ट सोल्यूशन है जिनकी फिटनेस वैल्यू हाई है वो आगे पास ऑन होते हैं, उनको मिला करके हम न्यू सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जिनकी फिटनेस वैल्यू जो है वो लो है उनको हम नहीं यूज़ करते हैं, उनको हम न्यू सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि हम रेसेसिव ट्रेड्स को इग्नोर कर देते हैं नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में, बिल्कुल सिमिलर वे में। द प्रोसेस इज़ रिपीटेड अंटिल द बेस्ट सोल्यूशन इज़ फाउंड। इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि बेस्ट सोल्यूशन ना मिल जाए। जेनेटिक एल्गोरिथम कॉमनली यूज टू जनरेट हाई क्वालिटी सोल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हाई क्वालिटी सोल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है और सर्च प्रॉब्लम में भी जेनेटिक एल्गोरिथम का ही यूज़ होता है। जेनेटिक एल्गोरिदम कैसे करता है, हाउ जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क, इसका हम पूरा वर्क फ्लो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइज पॉपुलेशन। पहले जो होता है इनिशियलाइज पॉपुलेशन का मीनिंग ये होता है क्रिएट अ रैंडम पॉसिबल सोल्यूशन कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि ढेर सारे रैंडम पॉसिबल जितने भी सोल्यूशंस हैं उनको क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, उन सोल्यूशन का देन सेकंड स्टेप होता है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस चेक किया जाता है कि हर एक सोल्यूशन जो है वो कितना अच्छा है, उनकी फिटनेस वैल्यू निकाला जाता है। उन फिटनेस जब सारे सोल्यूशन का हम फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो उनमें से हम सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। सिलेक्शन में क्या करते हैं, जिनकी चूज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, जो सोल्यूशन जो है बेस्ट हैं, जिनकी फिटनेस वैल्यू बेस्ट आई है, उन सोल्यूशन को हम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है क्रॉसओवर में क्या होता है, कंबाइन टू पेरेंट्स टू क्रिएट अ न्यू चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो हमारे बेस्ट सोल्यूशन आए हैं इनको हम कंबाइन करते हैं ताकि हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो पाए। उसके अंदर हम म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, हम इनमें रैंडम चेंजेस करते हैं जिससे कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे, और रिपीट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अंटिल द बेस्ट सोल्यूशन इज़ फाउंड। जेनेटिक एल्गोरिथम में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिटनेस कैलकुलेशन, सेलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है तब तक कि हमें एक बेस्ट सोल्यूशन ना मिल जाए। दिस इज़ हाउ जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क।
अब हम जेनेटिक एल्गोरिथम की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। इसमें होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्रोमोसोम, एक सिंगल सोल्यूशन को हम क्रोमोसोम कहते हैं। पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन को हम जीन कहते हैं। और फिटनेस फंक्शन क्या करता है? सॉल्यूशंस की क्वालिटी को हम फिटनेस फंक्शन से मेज़र करते हैं। जनरेशन होता है साइकिल ऑफ वन इवोल्यूशन को हम जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ फॉर रूट ऑप्टिमाइजेशन। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो रियल लाइफ में रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। टाइम टेबल शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है। रोबोटिक्स पाथ फाइंडिंग के लिए, प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ होता है। इट फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन बाय सेलेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द पॉसिबल सोल्यूशन रिपीटेडली। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन, अगर हमको हमारे जो है कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज से होम आने के लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना है, बेस्ट रूट फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास पाथ है सबको एक्सप्लोर करेंगे, सारे पाथ को, और उनमें से फिर जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ये जो है ये फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन में आएगा। उसके बाद फिर उसी पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे, तो ये हमारा रूट ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ये सिमिलरली जो हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस यूज़ होता है। तो अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम को बेसिकली समराइज़ करें तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक एल्गोरिथम एक नेचर से इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि सेलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, इस प्रोसेस को रिपीट करके एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करता है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग एग्जांपल्स और डिटेल्ड डायग्राम, ये वर्क फ्लो के साथ इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये रहा हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम का डायग्राम। इसमें क्या है? जो हमारा पेरेंट 1 है इसके कुछ डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है, यानी ये जो सोल्यूशन है इनकी जो है बेस्ट फिटनेस वैल्यू है। और ये पेरेंट 2 के FGHA ये सोल्यूशन है, इनकी जो फिटनेस वैल्यू है ये बेस्ट है। अब इनको क्या करेंगे? हम कंबाइन करके एक बेस्ट सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है। इस तरह से हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क करता है। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग। अब हम समझते हैं कि मशीन लर्निंग जो है इसमें इश्यूज़ क्या क्या अराइज हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मशीन लर्निंग है वो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सब यूज़ कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, मशीन लर्निंग को, तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मशीन लर्निंग जो है वो मॉडल बनाना इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी चैलेंजेस और इश्यूज़ हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। उन इश्यूज़ को हमें यहाँ पढ़ना है। देयर आर मैनी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग, सम ऑफ देम आर मोस्ट सिग्निफिकेंस वन are given below. The first issue is data quality and bias. Machine learning algorithms are only good as the data they are trained on. If the data is of poor quality, contain error or inconsistency, or is biased in any way, the resulting model will be flawed. Machine learning केवल उन्हीं डेटा पे सही परफॉर्म करेंगे जिस पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग परफॉर्म करें हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डेटा का क्वालिटी और क्या है, बायस जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो उसी डेटा पे केवल अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा है जिसमें उसकी ट्रेनिंग कराई गई है। अगर हम जो मशीन लर्निंग को ट्रेन ही पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा पे करेंगे, उसमें एरर है, इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है, तो हमारा जो मॉडल है वो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट देगा, अगर हम एरर डेटा से उसको ट्रेन करा रहे हैं तो रिज़ल्ट में भी एरर होंगे, उसकी क्वालिटी जो होगी अच्छी नहीं होगी। इसको हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट को गलत नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इनकम्प्लीट डेटा देते हैं, ठीक है, और उससे उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएं, तो क्या वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? अगर उसके पास नोट्स ही गलत है, टॉपिक के बारे में गलत उसने स्टडी करा है, तो वो ऑब्वियसली नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो लिखेगा तो ज़रूर, लेकिन वो सारे आंसर्स क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। सिमिलरली मशीन लर्निंग में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा से ही लर्न करता है, इसलिए अगर डेटा में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर डेटा ही पुअर क्वालिटी का होगा, तो मॉडल जो है वो रिज़ल्ट देगा, उसमें भी तो फ्लॉज होंगे, वहाँ पर भी गलतियाँ होंगी। ठीक है, डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा जो डेटा है वही इनकम्प्लीट हो, ठीक है, डेटा में एरर हो,
और डेटा बायस्ड हो, ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, डेटा को पुअर क्वालिटी की बनाती हैं। ओके, डेटा बायस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना रहे हैं और उसमें उसको हम मशीन लर्निंग मॉडल जो है हमारा, उसमें उसकी ट्रेनिंग केवल मेल फेस को दे करके परफॉर्म कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस। तो फिर अगर हम टेस्टिंग जो है वो फीमेल फेस दे करके परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमारा मॉडल है वो फीमेल फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक तरह का केवल डेटा से हम ट्रेनिंग करा दें तो यहाँ डेटा में बायसनेस हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का इशू है मशीन लर्निंग में। सेकेंड इशू होती है मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी। As machine learning model become more complex, it can be difficult to understand how they arrived their prediction or decision, ठीक है। मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी में क्या होती है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल जो है इतना कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि ये अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि वो जो है डिसीज़न और प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब ये होता है ये अंडरस्टैंड करना कि मशीन लर्निंग ने अगर आउटपुट दिया है स्पैम ईमेल तो स्पैम ईमेल आउटपुट क्यों दिया है। तो अब के जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं वो डीप लर्निंग यूज़ हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं हो पा रही कि अगर एमएल मॉडल ने आंसर दिया है स्पैम ईमेल तो हाउ इट गिव्स दिस प्रिडिक्शन ओनली दिस डिसीजन, वो एमएल मॉडल जो है वो कैसे ले पाया है। ओके, Our third issue in machine learning is privacy and security. Machine learning algorithms often require access to large amount of sensitive data such as personal information, medical record और financial data, ठीक है। तो एक मेजर चैलेंजेस मशीन लर्निंग में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी है क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डेटा भी प्रोवाइड कर देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, फाइनेंशियल डेटा भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मशीन लर्निंग में डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। आवर फोर्थ इशू इज़ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। मशीन लर्निंग मॉडल कैन सफ़र फ्रॉम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग विच कैन रिजल्ट पुअर परफॉर्मेंस ऑफ न्यू डेटा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो क्या है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कि अगर एक कोई स्टूडेंट है वो क्या है एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ करके जाता है, ठीक है, पूरे डिटेल्ड सिलेबस को नहीं कवर करता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही पढ़ करके जाता है और एग्ज़ाम में क्या है कि वही क्वेश्चन आ गए, PYQ ही आ गए सारे, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर कर लेगा, लेकिन अगर न्यू क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में तो स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, उसका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। मशीन लर्निंग में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन अराइज होती है। इसी को हम कहते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ओवरफिटिंग में क्या होता है, जब मशीन लर्निंग मॉडल जो है बहुत ज़्यादा डेटा को मेमोराइज कर लेता है, ट्रेनिंग डेटा को, तो वो न्यू डेटा पे है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। ये होती है हमारी ओवरफिटिंग की कंडीशन। अंडरफिटिंग की कंडीशन में क्या होती है कि जब मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग प्रॉपरली लर्न ही नहीं करा पाते हैं पुअर डेटा की वजह से, तो वहाँ क्या होता है न्यू डेटा पे जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट इशू मशीन लर्निंग में क्या है, डेटा स्कार्सिटी। इन सम डोमेन सच एज मेडिकल रिसर्च और रियर इवेंट प्रिडिक्शन देयर में बी लिमिटेड डेटा अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल। डेटा स्कार्सिटी भी एक मेजर चैलेंज है मशीन लर्निंग में क्योंकि हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए लॉट्स ऑफ डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन कराना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे डोमेन है जैसे मेडिकल रिसर्च हो गया, कोई रियर इवेंट प्रिडिक्शन हो गया, वहाँ पे क्या होती है डेटा की लिमिटेशन है, डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है अमाउंट में, हाई अमाउंट में, तो वहाँ पे हमारी ML मॉडल ट्रेन ही नहीं हो पाएगा। अब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, पैटर्न नहीं प्रिडिक्शन कर पाएगा, ML मॉडल लर्न नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो जो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, रिजल्ट है, वो वहाँ पुअर परफॉर्मेंस होगा, उधर हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे ML मॉडल को। अब द लास्ट वन इशू इन मशीन लर्निंग इज़ कंप्यूटेशनल रिसोर्स। कंप्यूटेशनल रिसोर्स में क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी कंप्यूटेशनली इनसेंसिटिव and may require significant amount of processing power or specialized hardware to run efficiently. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम स्पेशली जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं उसको उसको जो है लर्न कराने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हाई प्रोसेसिंग पावर होना चाहिए, लार्ज मेमोरी होना चाहिए, GPUs होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सपोज़ करो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पावरफुल हार्डवेयर ही नहीं है तो वो मॉडल की ट्रेनिंग ही नहीं परफॉर्म कर पाएगा, इसलिए जो हमारा कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है मशीन लर्निंग में। ओके,
तो ये रहा हमारा कुछ 6 मशीन लर्निंग में इशू। एक होती है डेटा क्वालिटी एंड बायस, सेकंड वन इज़ मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी, थर्ड वन इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज़ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, फिफ्थ वन इज़ डेटा स्कार्सिटी एंड द सिक्स्थ वन इज़ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी PYQ में पूछा गया, वो होता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को हम एक सिनेरियो से समझते हैं कि पहले क्या होता है, देन वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इमेजिन करें कि हमारे पास बहुत ढेर सारे ह्यूज अमाउंट में डेटा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स पर इतने सारी मूवीज़ हैं, कौन सा जो कस्टमर है वो कौन सी मूवी को देख रहा है, कौन सा यूज़र, ठीक है। और अमेज़ॉन पे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो कौन से यूज़र जो है वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो इतने ढेर सारे डेटा हैं, इन डेटा को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, क्लीन करना और इसमें से जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है डेटा में से इसको फाइंड करना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहते हैं, डेटा साइंस का वर्क होता है, ठीक है। डेटा साइंस का वर्क क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से यूज़फुल इंसाइट्स को डिस्कवर करना, ठीक है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा साइंस। लेकिन मशीन लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग केवल फोकस करता है कि हम क्या करें, मॉडल को कैसे उन डेटा से लर्न कराएं ताकि वो इन फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्शन कर सके, ये काम होती है मशीन लर्निंग का। मैनी ऑपरेशन ऑफ डेटा साइंस दैट इज़ गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा कलेक्टिंग, ठीक है। डेटा साइंस का ऑपरेशन क्या होता है, डेटा गैदर करना, डेटा क्लीन करना, ये जो होता है हमारा डेटा साइंस में आता है। नेटफ्लिक्स जो है वो डेटा साइंस के टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। और मशीन लर्निंग में केवल 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग का हमारा एग्जाम्पल क्या है, फेसबुक जो है वो मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। डेटा साइंस इज़ अ ब्रॉडर टर्म, नॉट ओनली फोकस ऑन एल्गोरिदम स्टैटिस्टिक बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा साइंस जो है वो केवल एल्गोरिदम पर ही नहीं फोकस करता है बल्कि किस पे, डेटा की प्रोसेसिंग पर, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से यूज़फुल इंसाइट्स फाइंड आउट करने का जो काम होता है वो हमारा डेटा साइंस का होता है। उसके बाद हमारा क्या है, डेटा साइंस इज़ अ फील्ड अबाउट प्रोसेसेस एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। डेटा साइंस जो होता है वो एक फील्ड होता है जिसमें क्या होता है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को, स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा में से यूज़फुल इंसाइट्स को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। मशीन लर्निंग एक फील्ड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को कैपेबिलिटी देते हैं कि वो लर्न कर सके बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। It deals with understanding and finding hidden patterns, useful insight from the data, which helps to take smarter business decision. Whereas machine learning जो होता है वो सब फील्ड होता है डेटा साइंस का, that enable machine to learn from data, past data and experiences automatically. डेटा साइंस क्या होता है, ब्रांच दैट डील्स विद डेटा। डेटा साइंस एक ऐसा ब्रांच होता है जो कि डेटा से डील करता है। मशीन जो है, मशीन लर्निंग यूटिलाइज करता है डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को टू लर्न अबाउट द डेटा। डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके अपने मशीन को डेटा के बारे में लर्न कराना, ये टेक्नोलॉजी आती है मशीन लर्निंग की कैटेगरी में। डेटा इन डेटा साइंस में और मे नॉट बी इन्वॉल्व फ्रॉम मशीन और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। इट यूजेस वेरियस टेक्नोलॉजी लाइक रिग्रेशन एंड सुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया ये। लेकिन डेटा साइंस जो है वो मशीन और मैकेनिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बीच में। अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी करके जाना है क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है। अब हम देखते हैं AKTU के कुछ क्वेश्चन जो कि PYQ में आए हुए हैं, तो इसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी सारी टॉपिक्स का जो मैंने AKTU PYQ में मेंशन करके रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट अ वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम इज़ इन मशीन लर्निंग, गिव एन एग्जाम्पल। ये हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या होता है। तो वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, इसको हमने पढ़ रखा है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, क्लियर गोल हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, एक क्या कहते हैं उसको, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हो, तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं है तो उसको हम वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। इसका एग्जांपल स्पैम ईमेल डिटेक्शन क्या हो जाएगा, टास्क, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस। टास्क क्या है, ईमेल को हमें क्लासीफाई करना है। स्पैम और नॉट स्पैम में एक्सपीरियंस क्या है, लर्निंग डेटा जो हमने ट्रेनिंग कराया है उससे, और परफॉर्मेंस में हम एक्यूरेसी मेज़र करते हैं कि जो हमारा ईमेल है वो, जो हमारा लर्निंग सिस्टम है वो कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पा रहा है।
तो ये मैंने टॉपिक एक्सप्लेन करते टाइम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ मशीन लर्निंग डिफर फ्रॉम डेटा साइंस एंड हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये रहा क्वेश्चन जो हमने अभी कवर करा कि किस तरह से मशीन लर्निंग जो है वो डेटा साइंस से डिफरेंट है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवॉर्ड फंक्शन इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमें क्या करना है, रिवॉर्ड फंक्शन का क्या रोल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो एक्सप्लेन करना है। रिवॉर्ड फंक्शन क्या कर रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को फ्यूचर प्रिडिक्शन में को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है कि मशीन को लर्न कराएं ताकि वो इन फ्यूचर करेक्टली प्रिडिक्शन कर सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग। फॉर विच प्रॉब्लम डिसीजन ट्री इज़ बेस्ट सूटेबल। किस तरह की प्रॉब्लम के लिए डिसीजन ट्री जो है वो बेस्ट सूटेबल है। डिस्कस मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन हमें बताना है, जिसमें क्या क्या होगा, वही हमारे सबसे पहले हो जाएंगे इनपुट लेयर, उसके बाद हो जाएगा हिडन लेयर। ठीक, ये हमारा हिडन लेयर होगा। देन होंगे हमारे आउटपुट लेयर। ये जो हम डायग्राम पीछे कवर करे थे, बिल्कुल वही सेम डायग्राम यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। कंपेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। इसमें क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कंपेयर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, मशीन लर्निंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो एक स्मार्टर मशीन डेवलप करता है, और मशीन लर्निंग का काम क्या करना है कि डेटा से वो लर्न करें एंड इन फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकें, तो ऑल ऑफ दीज आर 2 मार्क क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हमारे जो 7 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग अ मशीन लर्निंग सिस्टम, इलस्ट्रेट ईच स्टेप विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो मैंने जितना पॉसिबल हो पाया है हर एक टॉपिक में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुने होंगे तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो डिज़ाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम, हम मशीन के लिए को कैसे लर्न कराते हैं, उसको डिज़ाइन करने के जो स्टेप्स हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम, कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस द डेटा, वो सारा हमें एक्सप्लेन करना है। सारे स्टेप्स उनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग, हाईलाइट द मेजर माइलस्टोन, एडवांसमेंट इन द फील्ड। यहाँ पे हमें क्या है, मशीन लर्निंग की जो हिस्ट्री है वो भी पूछा गया है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, प्रोवाइड एग्जाम्पल वेयर ईच टाइप इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक मैं बताई थी कि जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, ये क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल आता है, तो इसको कम करके जाना है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेट वेरियस एरियाज इन विच यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।